गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ऑर्डर 7 को देखेंगे, जो कि कहता है प्लेंट के बारे में। प्लेंट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं और क्या क्या पर्टिकुलर्स उसमें आएंगे, ये सब बताता है ऑर्डर 7। तो इसमें अपने को ऑर्डर 7 को सेक्शन 26 के साथ पढ़ना चाहिए। ये कनेक्टेड है सेक्शन ऑर्डर 7 के साथ। तो सेक्शन 26 कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब आप सूट को इंस्टीट्यूट करते हो तो क्या करना होगा। सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 सेज दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप सूट को इंस्टीट्यूट करोगे तो कैसे कि आप पहले प्लेंट बनाएंगे, ठीक है, और इन सच अदर मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, जो भी मैनर बताया गया है कोड में उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन दिया गया है। सब क्लॉज 2 कहता है इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो प्लेंट के साथ में आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, जिसमें वो सारे कंटेंट आएंगे जो प्लेंट में आपने लिखे हुए थे, ठीक है, और आप उसको वेरीफाइड करोगे कि वो आपके नॉलेज में आपने पढ़ा है और वो ट्रू है करके। तो ये जो फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट रहता है, प्लेंट के साथ में जो एफिडेविट लगाना पड़ता है, ये इंसर्ट हुआ था बाय अमेंडमेंट ऑफ 2002। तो तब से ये प्लेंट के साथ में आपको एफिडेविट लगाना मैंडेटरी है। शाल का यूज़ हुआ है। तो देखते हैं ऑर्डर 7 क्या कहता है। तो आपने ऑर्डर सेक्शन 26 देख लिया, अभी ऑर्डर 7 क्या कहता है प्लेंट के बारे में। तो सब क्लॉज 1 कहता है, और नहीं, सब क्लॉज 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ऑर्डर 7 का रूल 1 आएगा, ठीक है। तो रूल 1 ये कहता है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन द प्लेंट। द प्लेंट शाल कंटेन, शाल है मैंडेटरी प्रोविजन है, शाल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द कोर्ट सूट इज ब्रॉट। तो सबसे ऊपर में आप कोर्ट का नेम लिखेंगे। रूल 1 का सब रूल बी कहता है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। फिर आप लिखेंगे प्लेंटिफ का नेम, उसका एज, ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जो भी वहाँ पे आप लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में वो सब आता है, ठीक है। फिर क्या आएगा, वर्सेस लिखेंगे उसके नीचे, और उसके आगे प्लेंटिफ का डिटेल डालने के बाद में उसके एरो करेंगे, उसका प्लेंटिफ लिखेंगे, फिर वर्सेस करेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे नेम, सी क्लॉज में दिया है, सी सब रूल सी में दिया गया है, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टेन, ठीक है। आपको उसके बाद में डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में डी कहता है, रूल 1 का सब रूल डी कहता है वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज़ अ माइनर। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, और इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो वैसा उस तरीके का स्टेटमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लेंट में। ई कहता है द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। तो आपको कोई भी सूट अगर इंस्टीट्यूट करते हो तो वो आपको क्यों इंस्टीट्यूट करना पड़ रहा है, उसका कॉज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, और वो कब अराइज हुआ, जिसके वजह से आपको कोर्ट में आना पड़ रहा है, अपना सूट फाइल करना पड़ रहा है, उसका कॉज ऑफ एक्शन लिखना पड़ेगा डिटेल में। फिर एफ पॉइंट कहता है द फैक्ट शोविंग दैट द कोर्ट है जुरिडिक्शन। फिर ये बताना पड़ेगा कि कंसर्न कोर्ट को ये सूट एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन है। उसके बाद में द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। तो प्रेयर क्लॉज में रिलीफ आप मांगेंगे कि आपको क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से। एच क्लॉज में आपने लिखना है वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश एंड। तो वो पर्टिकुलर आपको लिखना है अमाउंट, कि आप किस अमाउंट पे सेट अप करना चाहते हो या रिलिंक्विश कर रहे हो अपने पोर्शन को, ठीक है, वैसे लिखना पड़ेगा। आई कहता है, आई पॉइंट कहता है कि
A statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and the court fee so far as the case are made. तो आपको उसका जो सूट है उसका जो भी प्रॉपर्टी है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सूट फाइल कर रहे हो तो उसका वैल्यू आपको बताना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन और कोर्ट फीस भरने के लिए या फिर वो कोर्ट को उतने अमाउंट का जुरिडिक्शन है क्या ये डिसाइड करने के लिए आपको उसका वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट लिखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस कोर्ट में लगानी पड़ेगी सूट के प्लेंट के साथ में. तो ये बताया है पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट रूल 1 में. ठीक है, अब देखते हैं रूल 2 क्या कहता है. रूल 2 कहता है अगर आपका मनी सूट है, इन मनी सूट वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शाल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम. तो आपको उसका फिर बताना पड़ेगा अगर मनी सूट आप फाइल कर रहे हो तो कितने रिकवरी ऑफ मनी का सूट आप क्लेम करना चाहते हो. ठीक है, बट वेयर द प्लेंटिफ सू फॉर मेंस प्रॉफिट, अगर मेंस प्रॉफिट के लिए आप सूट फाइल कर रहे हो और फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अमाउंट बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट for movable in the possession of the defendant or for debt of which the value he cannot after the exercise of reasonable diligence estimate the plaintiff shall state approximately the amount or value due for. तो आपको पर्टिकुलर वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी पड़ेगी आपके प्लेंट में. ये कहता है सब रूल 2. ऑर्डर 7 का सब रूल 3 कहता है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट आप फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ये कहता है ऑर्डर 7 का सब रूल 3. वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट. उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा आपको प्लेंट में. एंड इन केस सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाई बाय बाउंड्रीज और नंबर्स इन अ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे द प्लेंट शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर. तो आपको ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उसके बाउंड्रीज़ को, नंबर है तो नंबर्स को अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा प्लेंट में. ये कहता है ऑर्डर 7 का रूल 3. ठीक है, ऑर्डर 7 का रूल 4 कहता है व्हेन द प्लेंटिफ चूज एज रिप्रेजेंटेटिव. अगर प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो क्या करना होगा ये बताता है ऑर्डर 7 का रूल 4. वेयर द प्लेंटिफ चूज इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द प्लेंट शैल शो not only that he has an actual existing interest in the subject matter but he has taken the steps if any necessary to enable him to institute a suit concerning it. रूल 5 कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन. द प्लेंट शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज और क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड दैट ही इज लाइबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिफ्स डिमांड. तो डिफेंडेंट किस तरह से लाइबल है आपके सूट में क्लेम करने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लेंट में. ऐसा कहता है ऑर्डर 7 का रूल 5. ऑर्डर 7 रूल 6 कहता है ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ. अगर तो लिमिटेशन आपका सूट विद इन लिमिटेशन नहीं है तो आप कैसे एग्जम्पशन मांग सकते हो. ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन आपको मेंशन करना पड़ेगा आपकी प्लेंट में. वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड अपॉन विच एग्जम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ्स टू क्लेम एग्जम्पशन from the law of limitation on any ground not set out in the plaint if such ground is not inconsistent with the ground set out in the plaint. ऑर्डर 7 का रूल 7 कहता है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड. अभी आप जो भी रिलीफ मांगोगे वो स्पेसिफिकली स्टेटेड होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो. एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स either simply or in the alternative and it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always be given as a court may things just to the same extent as if it had been asked for and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement.
तो आपका जो भी रिलीफ होगा वो स्पेसिफिकली स्टेटेड होना चाहिए, जनरल और जनरल नहीं होना चाहिए, जो भी कोर्ट खुद से अलाउड कर देती है, ठीक है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। बस इतना ही रूल हम देखेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको फिर बोर होगा, ठीक है। तो इतना देखते हैं हम। तो आज के वीडियो में हमने ऑर्डर 7 रूल 7 तक हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।